everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start class 11th psychology subject. This is chapter 1 of psychology book and chapter 1 is what is psychology. इस यूनिट को हम 4 सेक्शंस में कवर करने वाले हैं. आज हमारा ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है. सो सिंस चैप्टर का नाम ही आपसे पूछ रहा है व्हाट इज साइकोलॉजी, तो जब आपने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि मैं ये सब्जेक्ट किस वजह से ऑप्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी इन्होंने इसी तरह से दिया है. यहाँ मैंने हाईलाइट किया है 4 पार्ट्स कैसे हम कवर करने वाले हैं. सो साइकोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अपने दोस्त का दिमाग पढ़ना चाहता हूँ. कुछ सोचते होंगे कि ये दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्यों वॉर सिचुएशन क्रिएट होती है. कुछ लोगों के दिमाग में चलता होगा मेरे टीचर्स उसको ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, मुझे कम पसंद क्यों करते हैं, या मुझे क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं, बाकियों को कम क्यों पसंद करते हैं. सो ये बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें चाहिए होते हैं. कुछ ग्रुप में आप एंटर होना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि वो आपसे स्मार्टर हैं या आप के जैसे नहीं है. सो ये सब साइकोलॉजी के अंदर आता है. अभी अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में भी इन्होंने साइकोलॉजी के बारे में कुछ आपसे सवाल किए हैं. सो मैं बुक में जो दिया है वो जरूर इंक्लूड करूंगी क्योंकि इससे आप जब सेल्फ रीडिंग करेंगे सो आपको इजीली समझ आएगा कि मैंने क्या बात की थी आपसे. एंड आई विल सजेस्ट कि एक बार आप ये वीडियो सुने एंड देन रीडिंग पे जाएं. सो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी से ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, बट सेल्फ स्टडी इज मस्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि इन्होंने पूछा है कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट किया. ऐसा आपके टीचर्स आपसे सवाल कर सकते हैं. आप क्या उम्मीद करते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. और अगेन आपकी क्लासमेट से जब ये सवाल आपकी टीचर ने किया होगा तो बहुत सारे आपको रिस्पॉन्सेज भी सुनने के लिए मिले होंगे अपने क्लासमेट से. जैसे कि कुछ बोलेंगे कि भाई मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं दूसरे को जानना चाहता हूँ, कोई ये बोलेगा कि मैं जानना चाहता हूँ मेरे सपने का मतलब क्या था, कोई जानना चाहेगा कि भाई आपस में ये गैंग वॉर क्यों होता है, लोग गैंग्स क्यों बनाते हैं, ग्रुपिज्म क्यों होता है, कुछ लोग खुश क्यों रहते हैं, कुछ लोग खुश क्यों नहीं रहते हैं, खुश रहने का क्या फॉर्मूला है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती हैं, इस तरह के हमारे दिमाग में सवाल उठते रहते हैं. एंड इस जो साइकोलॉजी की नॉलेज जब हमें हो जाती है सो हमें समझ में आता है कि हम कैसे अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं. और बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में चलती हैं उनके जवाब भी हमें मिल जाते हैं, उनके कारण तो ज़रूर मिल जाते हैं, चाहे हमें एग्जैक्ट आंसर ना मिले लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ पता चल जाती हैं. जैसे 9/11 हुआ था, इराक में वॉर हुआ, अभी यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर चल रहा है. जितनी कंट्रीज के बीच में वॉर सिचुएशन हो रही है ये क्यों हो रही है, उनकी साइकोलॉजी क्या होगी इसके पीछे, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ में आएगी. एंड देन आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप इतने मोटिवेटेड फील करते हैं और जब आप उनसे मोटिवेट हो जाते हैं तो आपका लाइफ की क्वालिटी और आपका लाइफ में फोकस दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ऐसे कुछ इंस्पायरिंग लोग इस दुनिया में है. इन्होंने यहाँ पे HPS अहलूवालिया जी जो आर्मी के मेजर रिटायर्ड थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था जब इंजरी के बाद, उनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी और वो पैरालाइज हो गए थे, स्टिल उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था. सो ऐसा क्या चीज़ था जब वो फिजिकली डिसेबल हो गए, स्टिल उनमें ऐसी क्या पावर थी कि वो माउंट एवरेस्ट तक चले गए. आप देखेंगे अगर आपने कभी कुछ क्लाइंबर्स से उनकी स्टोरी सुनी है तो वो कितना चैलेंजिंग होता है, तब भी लोगों ने किया. सो ये सारे सवालों के जवाब हम साइकोलॉजी में खोज सकते हैं. अब मॉडर्न साइकोलॉजी यहाँ पे टर्म एक यूज किया गया है. मॉडर्न साइकोलॉजी का मतलब होता है जब हम हर एक फिनोमेना को जो कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है उसको समझते हैं. आपने देखा होगा कि जब जैसे आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है सो आपका फोकस कहीं और नहीं जाएगा. आसपास बर्ड्स भी होंगे, व्हीकल्स की आवाज़ भी आ रही होगी, घर में लोग बातचीत कर रहे होंगे उसकी आवाज़ भी होगी, किसी म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी, कोई ना कोई आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन स्टिल अगर आपका फोकस इस वीडियो में है दैट मीन्स ये भी तो साइकी है, ये भी तो साइकोलॉजी है कि आपको अपना फोकस कहाँ रखना है, वो साइकोलॉजी सिखाता है. तो थोड़ी क्यूरियोसिटी तो आई होप आपको हो गई होगी ये चीज़ें सुनकर कि साइकोलॉजी हमें क्या क्या चीज़ें समझा सकती है, बता सकती है और कैसे हमारी मेमोरी और अटेंशन को इम्प्रूव भी कर सकती है. So let us start with today's topic.
फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होती क्या है? साइकोलॉजी एक नॉलेज डिसिप्लिन है। तो कोई भी नॉलेज डिसिप्लिन होता है ना, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते। क्यों नहीं डिफाइन कर पाते? देयर आर टू रीजंस। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाई साइकोलॉजी कैन नॉट बी डिफाइंड और व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन साइकोलॉजी, राइट? सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे? बिकॉज ये तो एक नॉलेज डिसिप्लिन है। कोई भी नॉलेज डिसिप्लिन होता है, जैसे कि साइंस इटसेल्फ इज अ नॉलेज डिसिप्लिन। सो उसमें हमेशा कोई ना कोई न्यू डिस्कवरीज होती रहती है, कुछ ना कुछ इवॉल्व होता आता ही है, कुछ ना कुछ डिस्कवर होता ही है, इन्वेंशन होता ही है। इसीलिए सब कुछ बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, बेटर होता जाता है। तो साइकोलॉजी भी कुछ इसी तरह की नॉलेज डिसिप्लिन है। सो इसीलिए इसको डिफाइन करना मुश्किल होता है। इसका फर्स्ट जो रीजन है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन साइकोलॉजी, नंबर वन, इट इज इवॉल्विंग कंटिन्यूसली। नंबर टू, it has range of phenomena that cannot be captured by any definition. सिंगल डेफिनेशन से हम इसको कैप्चर नहीं कर सकते साइकोलॉजी की डेफिनेशन को, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। नाउ साइकोलॉजी की डेफिनेशन में आएंगे हम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज साइकोलॉजी, सो आप उसका आंसर क्या देंगे? साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो, ग्रीक एक लैंग्वेज है। ग्रीक वर्ड जो है साइकी एंड लोगोस, उन दोनों को कंबाइन करके साइकोलॉजी बना है। तो साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट और साइंस। सो ये माइंड की स्टडी होती है साइकोलॉजी। तो ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो डील करता है जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं और ह्यूमन बिहेवियर है, उसके अंडरलाइंग प्रोसेसेस क्या है, मतलब हम कोई बिहेवियर क्यों शो करते हैं। जब हम यहाँ पढ़ रहे थे कि क्यों ये हार्ड है डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने बोला था रेंज ऑफ फिनोमेना। तो रेंज ऑफ फिनोमेना के बारे में यहाँ पे इन्होंने फिर बताया है कि ये बहुत लेवल पे हम पढ़ते हैं इसको। रेंज का मतलब क्या है? हम इंडिविजुअल लेवल पे भी किसी के बिहेवियर को पढ़ते हैं। हम डायडिक मीन्स टू पीपल, दो लोगों के बीच के बिहेवियर को भी हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। हम ग्रुप में भी पढ़ते हैं। ग्रुप मतलब दो से ज़्यादा लोग ग्रुप में माने जाते हैं। तो 3, 4, 5 लोगों के बीच के बारे में भी पढ़ते हैं, दैट मीन्स ग्रुप के बारे में भी हम पढ़ते हैं इसमें। एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल, यानी ऑर्गेनाइजेशनल में हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में भी हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। आप ये भी देखेंगे कि किसी का भी जो बिहेवियर है उस पर बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल बेसिस भी इन्वॉल्व होते हैं। यानी हमारा जो बिहेवियर है, हम बायोलॉजिकली कैसे हैं उस पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ में इस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे आसपास की सोसाइटी कैसी है, हम कैसे सर्कल में रहते हैं, हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, उससे भी हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट करता है। साइकोलॉजी को हम फर्दर डिफाइन करते हैं, साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स का क्या मतलब होता है? डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मतलब डिफरेंट सिचुएशंस। तो अब यहाँ पे जो टर्म्स आए हैं वो क्या क्या हैं? मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। जब भी हम किसी की स्टडी करते हैं, इस मेथड में ज़रूरी है कि हम डेटा को सिस्टमेटिकली स्टडी करें, क्योंकि अगर कोई थ्योरीज निकल के आती हैं मेंटल फिनोमेना की, तो वो थ्योरी तभी मानी जाती है जब हमने बहुत सारे लोगों में वो सेम चीज़ देखी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो किसी को डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन टर्म कहाँ से आया? डिप्रेशन आया टर्म जब हमने बहुत सारे लोगों में स्टडी की जिनको डिप्रेशन था, और उन सारे लोगों पे जब हमने स्टडी की तो हमने उन सबके कॉमन सिम्टम्स नोट किए। जब हमने कॉमन सिम्टम्स नोट किए और वो जो लोग थे ना वो 100, 200 इस तरह के क्वांटिटी में होने चाहिए, तो जब बहुत सारे लोगों में एक जैसे सिम्टम होते हैं तो वो एक डाटा हमारे पास मिल जाता है। एंड फिर जब हम उसके ऊपर फर्दर स्टडी करते हैं तो इट लीड्स टू सम थ्योरीज। डाटा को कलेक्ट करना और उसको सिस्टमैटिकली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 टर्म्स जो यहाँ पे हमने यूज किए हैं वो क्या क्या थे? जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया था, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। ये हम 1 बाय 1 समझेंगे। सो अगर आप एक्सपीरियंसेस की बात करें तो इसमें हमारे इंटरनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमारी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे किस तरफ कॉन्शियसली अवेयर हैं। सब लोग एक ही चीज़ देख रहे होते हैं लेकिन अपने लेवल पे वो उसको परसीव करते हैं।
सो मेंटल प्रोसेस जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। मेंटल प्रोसेसेस में हमें तरह से चीज़ों को परसीव मतलब समझ रहे हैं, किस तरह से हम उसको उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, वो सारे सबके अलग अलग होते हैं और उसको हम स्टडी कर सकते हैं बाकी साइंटिफिक वे में भी, ब्रेन इमेजिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अच्छा, मेंटल प्रोसेस और एक टर्म आया है ब्रेन एक्टिविटीज़। ब्रेन एक्टिविटीज एंड जो मेंटल प्रोसेसेस है, कई बार लोग समझते हैं ये दोनों एक ही चीज़ है, बट दीज आर नॉट द सेम थिंग्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, मेंटल प्रोसेसेस एंड ब्रेन एक्टिविटीज़। तो ब्रेन एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको हम ब्रेन इमेजिंग जो करते हैं, ब्रेन इमेजिंग कैसे करते हैं, एमआरआई करके करते हैं, सीटी स्कैन से करते हैं, लाइक दैट। सो इसमें हम ब्रेन की में एक्टिविटी देखते हैं। कोई इंसान जब सोच रहा है, उसके आजकल तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में हम ब्रेन इमेजिंग में देख सकते हैं कि इंसान जब सोच रहा है तो उसका ब्रेन का कौन सा सेक्शन में एक्टिविटी दिख रही है हमें होती हुई। सो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं। जबकि जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो ये बताता है कि हम किस तरह से कोई चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या किस तरह से सोच रहे हैं, तो उसका कोई हमें ऐसे इमेजिंग नहीं कर सकते हम, लेकिन ब्रेन एक्टिविटी की कर सकते हैं। सो माइंड जो है वो इमर्ज होता है, इवॉल्व होता है, और कैसे इमर्ज और इन्वॉल्व होता है, जब हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, जब हमारे एक्सपीरियंसेस वर्ल्ड के साथ हम नोटिस करते हैं, तो हमारा माइंड इवॉल्व होता है। तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स डेवलप करते रहना चाहिए, सो दैट हमारा माइंड इमर्ज होता रहे। दैट इज़ वाई आपके सिलेबस में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है पढ़ने के लिए, सो दैट यू बिकम मोर स्मार्टर, मोर इंटेलिजेंट। क्या आपको पता है, जब हम सो रहे होते हैं तभी भी हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ चलती रहती है, हम सपने लेते हैं, सोते में भी हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे रिमेंबरिंग। क्या आप रिमेंबरिंग को देख सकते हो? नहीं, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। लर्निंग को आप देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हो। नोइंग, इसको भी आप देख नहीं सकते, महसूस। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग, मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो कि ये चीज़ें हो रही हैं। परसीविंग, फीलिंग, ये सारे मेंटल प्रोसेसेस के एग्जाम्पल है। अब हम एक्सपीरियंसेस के बारे में समझेंगे। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो लोगों के एक्सपीरियंसेस को नोटिस करते हैं, एंड दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव मीन्स हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है, राइट? आप सारे फ्रेंड्स लोग जू गए, जू में एक को ज़्यादा मज़ा आया होगा, दूसरे को कम मज़ा आया होगा, किसी को बहुत बोरिंग लगा होगा, राइट? तो वो सब्जेक्टिव हो गया, मतलब हर एक इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना व्यू है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, कि हर एक पर्सन का जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, यानी इंडिविजुअल होते हैं, और वो डायरेक्टली हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। सिर्फ वो इंसान ऑब्जर्व कर सकता है जो जिसने एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि पेन एक वर्ड है। पेन टू टाइप्स का होता है, एक फिजिकल जो आपकी बॉडी में जैसे चोट लग गई तो आपको महसूस होता है, और दूसरा मेंटल, यानी कि जब आपने किसी अपने लव्ड वन को खो दिया, सब जब आप किसी को खो देते हैं तो भी आप दुखी फील करते हैं, पेन फील करते हैं। तो पेन आर ऑफ टू टाइप्स, one which is through physical ailment and second is through psychological pain. So इस तरह से फीलिंग्स हमारी जो होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती है, और हमारी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी वेरी करते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स भी इसी तरह की होती हैं। जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगने लग जाती है या आप एंजॉय करते हैं किसी चीज़ को, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव फीलिंग। सो फीलिंग्स ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर परसीविंग दिस सिचुएशन। इन्होंने यहाँ पे योगीज का एग्जाम्पल दिया है कि योगीज मेडिटेट करते हैं, है ना, डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे। उनका एक्सपीरियंस अलग होता है, एक आम इंसान करेगा उसको बोरिंग लगेगी वही चीज़। सो हम अपने अपने तरीके के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं। ड्रग एडिक्ट के अलग होते हैं, है ना, जो हैबिट्स होती हैं जिनकी, उनके अलग होते हैं एक्सपीरियंसेस। हमारा जो बाहर का और अंदर का जो कंडीशंस है वही इन्फ्लुएंस करता है कि हम किस तरह से चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। सो नेचर ऑफ एक्सपीरियंस को समझने के लिए हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस को भी समझना पड़ेगा। कि नाउ बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो डेफिनेशन है, इसमें थर्ड टर्म जो आया था वो आया था बिहेवियर। बिहेवियर के बारे में बात करें तो ये बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है जो हम रेस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में। जब हम किसी काम में एंगेज्ड है और हम कैसे उसको रिएक्ट कर रहे हैं या रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज़ अवर बिहेवियर।
सो जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका हार्ट पाउंड होने लगता है, आपको डर लगने लगता है कि पता नहीं पेपर कैसा जाएगा, एग्ज़ाम कैसा जाएगा. सो दैट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ बिहेवियर दैट यू आर शोइंग टुवर्ड्स द एग्ज़ाम. सो बिहेवियर सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं. एंड देन बिहेवियर में टाइप्स होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर. ओवर्ट बिहेवियर इज़ वन विच इज़ सीन बाय अदर पीपल. सब लोगों को दिखेगा. आप ओवर्ट मतलब जब आप बाहर की तरफ उस एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी जैसे कि बॉडी मूवमेंट के थ्रू या चिल्ला के किसी के ऊपर. तो जब आप गुस्सा करते हैं जोर से चिल्ला के, तो सबको दिखाई दे रहा है ना कि आपने किया है. दैट इज अ ओवर्ट बिहेवियर, समथिंग विच कैन बी नोटिस्ड बाय द पीपल अराउंड. एंड कोवर्ट बिहेवियर इज इंटरनल. दैट मीन्स वो कोई किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन आपके अंदर है वो चीज़, आप अंदर उसको रख रहे हो. सपोज ग्रजेस, जेलसी, वो किसी को दिख नहीं रही लेकिन आपके अंदर है. इस तरह की चीज़ें. तो आपका जो रेस्पॉन्स होता है ना, हमेशा स्टिमुलस पे आता है. आपने 10th क्लास में रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में तो पढ़ा होगा. आपने गर्म चीज़ को टच किया और आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, राइट. तो स्टिमुलस था और रिएक्शन था. स्टिमुलस क्या था? हॉट ऑब्जेक्ट. एंड रिएक्शन क्या था? आपका बॉडी का मूवमेंट. तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स प्रिंसिपल पे एसोसिएटेड होता है. तो बिहेवियर इज एसोसिएटेड बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. स्टिमुलस कैसा आता है वैसे ही आपका रेस्पॉन्स आएगा. It can be internal or it can be external, overt or covert. Now psychology as a discipline. तो साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर को स्टडी करती है, हमारे एक्सपीरियंसेस को स्टडी करती है और हमारे मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स में. ये समझने की कोशिश करती है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारे डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर जब हम शो करते हैं तो हम किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं, हम किस तरह से उसको एनालाइज कर रहे होते हैं. सबके अपने अपने वेज होते हैं, जैसे मैंने बताया. हम किस तरह से चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट समझते हैं, एंड उसी के बेसिस पे हमारा बिहेवियर होता है और हमारा एक्सपीरियंस होता है. इंडियन ट्रेडिशन में अगर आप देखें ना, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस के बारे में बात की गई है. साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मेजर सोर्स माना गया है कि जब तक आप सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करोगे, सेल्फ नॉलेज नहीं लोगे, तब तक आपको ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती. सो दैट मीन्स अगर आप किसी के बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस को समझना चाहते हैं अच्छे से, तो आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए. उसका साइकोलॉजी में बहुत मेजर रोल माना गया है. साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, ये इसी को ही स्टडी करते हैं. सिस्टमेटिकली करना पड़ता है उनको, क्योंकि जब तक, जैसे मैंने बताया, एक बड़े पॉपुलेशन के ऊपर जब तक वो स्टडी नहीं करेंगे तब तक दे कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग. सो फर्स्ट जो लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की वो 1879 में लेप्जिंग पे बनी थी. साइकोलॉजी को जनरली हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक सोशल साइंस के फॉर्म में और एक नेचुरल साइंस के फॉर्म में. देन इसमें कंप्यूटर साइंस का भी रोल है, न्यूरो साइंस का भी रोल है, साइकोलॉजी का मेजर रोल होता है इसमें, इन सब्जेक्ट्स में. और ब्रेन इमेजिंग से भी हम समझते हैं, पढ़ते हैं मेंटल ब्रेन एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे fMRI हो गई, EEG हो गया. ये सारे टेस्ट होते हैं जिससे हम ब्रेन एक्टिविटी को देख सकते हैं. किसी का ब्रेन अगर एबनॉर्मली वर्क करता है, हम इन टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके ब्रेन में क्या गड़बड़ है. नाउ IT में भी आप देखोगे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में बात की जाती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल AI बहुत चल गया है. सो उसमें भी साइकोलॉजिकल नॉलेज हम डालते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में डाल रहे हैं AI में, सो दैट जो AI है वो आपका डायग्नोसिस कर पाएगा अच्छे से. उसको जब सब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी तो AI खुद बता देगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या होगा. सो ये बहुत सारे पैरेलल स्ट्रीम्स है जो साथ साथ चलते हैं और एक हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं. फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, इन सब का भी रोल होता है जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं. बिकॉज केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, केमिकल सिक्रीशंस होते हैं, उनके इम्बैलेंसेस से भी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में रोल प्ले करती हैं. देन सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो हम आगे समझेंगे. फर्स्ट केस में हम यही समझने वाले हैं कि जो साइकोलॉजी होता है ना, ये सारे डिसिप्लिन, ये खुद तो डिसिप्लिन है एक, लेकिन इसमें बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए. फिर हम बिहेवियर, जो भी बिहेवियरल फिनोमेना हम देख रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसको भी हम डिस्कवर करते हैं डाटा कलेक्ट करके सिस्टमेटिकली. और कंट्रोल कंडीशन में हम देखते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन
एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है, और अगर वो अपने सोशल एरिया में जाता है जहाँ पे लोग हैं, लोगों के बीच में जाके वही सेम चीज़ का क्या उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, कि एक क्लोज रूम में वो कैसा बिहेव कर रहा है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और बाहर जाके कैसे कर रहा है। सो हम ऐसे करके स्टडी करते हैं। तो ये इसमें साइंस इन्वॉल्व होती है। कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब होता है जिन चीज़ों का रोल नहीं है उनको हम हटा देते हैं, सिर्फ उन लोगों को रखते हैं स्टडी में। जैसे लैब में करते हैं ना, आप जब टेस्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हट जाती हैं, जैसे वेदर, बारिश, धूप, ठंडी, ये सारी चीज़ें हट जाती है जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं, तो वो कंट्रोल कंडीशन होती है। जब आप बाहर एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, लोगों के बीच में कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, आपका फोकस। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम हॉल में दे रहे हो तो आपको डिस्टर्बेंस कम है, लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई बाजार में जाके पेपर दे दो, क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। दोनों जब सर्कमस्टेंसेस को आप चेक करोगे तो आपके बिहेवियरल चेंजेस दिखाई देंगे, आपका आउटपुट भी वेरी करेगा। सो दैट इज व्हाट साइकोलॉजी स्टडीज। सो इसमें साइंस इन्वॉल्व हो रही है। हम कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, किसने इस तरह का बिहेवियर को रिजल्ट किया, तो कॉज क्या था, तो वो हो गया कॉज। एंड अगर ये कॉज है तो क्या इस कॉज को हम इंक्रीज डिक्रीज करके देखें क्या इफेक्ट क्या होता है। सो इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट पे ये बिहेवियरल फिनोमेना डिपेंड करते हैं। साइकोलॉजी सोशल साइंस पे फोकस करती है हमारे बिहेवियर फिनोमेना को समझने के लिए। एंड देन इन सारे जितने भी हमारा इंटरेक्शन है ना सोसाइटी में लोगों के साथ, वो भी हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज हमारा बिहेवियर जनरली ए लर्नड बिहेवियर होता है। हम लोगों से सीखते हैं, आसपास के लोगों से सीखते हैं कि हमें किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। हम इसमें बेसिकली हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस से साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है। सो मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो इसी तरह से डेवलप हुई है, जब हमने साइंटिफिक मेथड्स यूज किए हैं कोई भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को पढ़ने के लिए। जैसे मैंने बताया लैब में हम स्टडी करते हैं, सो वो एक साइंस में भी हम ऐसे ही करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। साइकोलॉजी में भी ऐसा होता है कि हम लैब्स में स्टडी करते हैं लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल्ड कंडीशन में। बहुत सारे फैक्टर्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको हटा देते हैं, जिनका कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ उस फैक्टर पे वर्क करते हैं जो मेजरली उस पर्टिकुलर बिहेवियर को रिजल्ट कर रहा है, मतलब कॉज को हम रखते हैं, बाकी चीजों को हटा देते हैं। टर्म यहाँ पे आया है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। मतलब ये होता है एक हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस मतलब एक स्टेटमेंट जो आपके अकॉर्डिंगली सही है। मतलब सपोज आपको मैं ऐसा एग्जांपल देती हूँ, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उसमें सेल्फ हार्म थॉट होता है। अब सपोज मैंने 100 पेशेंट देखे और मैंने उनमें देखा कि उनको सेल्फ हार्म थॉट होता है। सेल्फ हार्म मतलब खुद को नुकसान करने का थॉट होता है। तो अब ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड किया, यानी अभी तक अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ और अभी तक मैंने कोई प्रूफ नहीं किया, मतलब मैंने 100 लोगों के सिग्नेचर के साथ उनके डाटा को नहीं शो किया, तब तक वो हाइपोथेटिकल ही माना जाएगा, हाइपोथेसिस माना जाएगा, यानी मनगढ़ंत। हाइपोथेटिकल मीन्स मनगढ़ंत। तो मनगढ़ंत एक स्टेटमेंट माना जाएगा। डिडक्टिव मॉडल का मतलब होता है जब आप उसके बाकी लोगों को शक है, सपोज लोग बोले नहीं नहीं है, जरूरी नहीं है, सेल्फ हार्म थॉट जिसको डिप्रेशन नहीं है उसको भी आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है। तो अब जब इसके ऊपर स्टडी होगी, बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे लोगों के ऊपर, 100-200 डिप्रेशन के पेशेंट्स में ये सारी स्टडी करेंगे, तब जाके हम डिडक्ट कर पाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ठीक है, हमने अब कंक्लूजन, जब हमने 200, 400, 1000 लोगों के ऊपर स्टडी की और हमें यही पता चला कि उनमें सेल्फ हार्म थॉट होता है, दैट मीन्स अब ये क्या बन गई, थ्योरी बन गई। तो यानी हमने एक साइंटिफिक अप्रोच यूज करी है, राइट। तो ये जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल होता है, ये वो मॉडल है जो साइंटिफिक एडवांसमेंट को यूज करके बना हुआ है। ये थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। तो साइंटिस्ट डिड्यूस करते हैं, प्रपोज करते हैं हाइपोथेसिस, एंड देन वो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये फिनोमेना किस तरह से हुआ। सो हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, उसको प्रूव किया जाता है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू मतलब जो आपने बोला है वो सही है, और फॉल्स मतलब जो आपने बोला है वो गलत है। तो अगर वो ट्रू हो जाती है तो वो थ्योरी बन गई, फॉल्स हो गई तो मतलब जो उल्टा हुआ ना उसका, मतलब सपोज मैंने बोला कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में सेल्फ हार्म थॉट होते हैं, अगर ये सच निकला लोगों के ऊपर स्टडी करके तो ये थ्योरी बन गई, और अगर ये फॉल्स निकला तो थ्योरी क्या बन गई, डिप्रेशन के पेशेंट्स में सेल्फ हार्म थॉट नहीं होते। यानी बोथ दी केसेस में हमें कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा, पास या फेल दोनों में ही हमारे को रिजल्ट मिलने वाला है। सो इस तरह से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें
आइडिया मिल जाता है कि क्या सही, किस दिशा में हम जा रहे हैं और कितने करेक्ट हैं हम इसमें। सो जब भी थ्योरीज डेवलप होती हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों पे हमने थ्योरीज अभी तक बना ली है साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करके। जैसे हमने लर्निंग के ऊपर थ्योरीज बनाई हैं, मेमोरी के ऊपर बनाई है, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन, इन सब के ऊपर हमारे पास थ्योरीज हैं। सो इस तरह से हमने साइंस को यूज़ करके साइकोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस किया हुआ है। एक इवोल्यूशनरी अप्रोच है इसमें, जहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेस ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, राइट। सो इसीलिए हम बायोलॉजिकल साइंसेस को यूज़ करते हैं साइकोलॉजी को समझने के लिए। तो साइकोलॉजिकल फिनोमिना जो होते हैं उसमें हम अटैचमेंट, एग्रेशन, ये वाली चीज़ें भी साइंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। साइकोलॉजी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये सोशल साइंस से भी रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि जो हमारा बिहेवियर है ना, ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं, एक सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ही हम रह रहे हैं। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, लोग हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम किसी कल्चर को फॉलो करते हैं। आप अमेरिका में जाएंगे, वहाँ पे कल्चर कुछ और है। आप चाइना जाएंगे, आपका कल्चर कुछ और हो जाएगा। इंडिया में कल्चर कुछ और है। तो हर एक जगह का कल्चर अलग अलग होता है। हमारे आसपास के लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इसीलिए जो ह्यूमन्स है ना, वो इन्फ्लुएंस होते हैं सोसाइटी से भी एंड कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, और उनकी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी डेवलप होती है बिकॉज ऑफ सोशल साइंस की वजह से, हमारे आसपास के सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की वजह से। तो सोशल साइंस डिसिप्लिन जो है इसी चीज़ पे फोकस करता है। सोशल बींग्स हैं हम, इसीलिए इसमें इन्होंने रंजीता एंड शबनम की स्टोरी दी है, जहाँ पे ये एक ही क्लासमेट हैं लेकिन इनका एनवायरनमेंट अलग अलग है। रंजीता जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, आप ज़रूर पढ़ना क्योंकि मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। एंड देन जो शबनम है वो थोड़ी इंट्रोवर्ट है। सो जो रंजीता है वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेती है, एक फार्मर की फैमिली से है, और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, एल्डर ब्रदर, पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहती है, एथलेटिक है। जबकि जो शबनम है वो इंट्रोवर्ट है। फिर एक बार बारिश आ जाती है, शबनम के घर में बारिश का पानी भर जाता है, उसको अपना घर खाली करना पड़ जाता है, जहाँ पे रंजीता जो है वो शबनम को हेल्प करती है, अपने घर में रखती है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो दोनों की फैमिलीज क्लोज आ जाती हैं, दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। सो इसमें यहाँ पे बताया कि ये दोनों डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं, कॉम्प्लेक्स सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस है इनकी, एंड इनकी रिलेशनशिप कैसे डेवलप होती है, किस तरह से दोनों में चेंजेस आते हैं, वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इस स्टोरी में विलेज में जब बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो सब लोग मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में अगर आप देखें, कभी यहाँ पे कई जगह पे तो ऐसा भी होता है कि थेफ्ट सिचुएशन भी होती है, लोग चोरी भी कर लेते हैं एनवायरनमेंट से। लोगों के जैसे ही देखा कि घर खाली है, किसी का आके सामान उठा लिया किसी का, है ना। कुछ लोग हेल्प ही नहीं करने के लिए आते, लोग चिल्ला रहे हैं जान बचाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो क्यों होती हैं? ऐसा क्यों होता है कि सब लोग आके हेल्प नहीं करते, या सब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, या कोई चोरी क्यों कर लेता है, कोई एंटी सोशल पर्सनैलिटी क्यों होता है? सो ये सारे के जवाब हमें किस में मिलते हैं? साइकोलॉजी में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज क्या सीखा हमने? ये सीखा हम साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी की डेफिनेशंस क्या हैं, एंड देन हमने ये समझा कि साइकोलॉजी जो है वो एक डिसिप्लिन है, एक किस तरह से डिसिप्लिन है और क्यों मुश्किल है इसको पढ़ना, वो हमने समझा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस क्या क्या है, बिहेवियर के बारे में हमने समझा, हमने मेंटल प्रोसेसेस के बारे में समझा, हमने एक्सपीरियंसेस को समझा कि एक्सपीरियंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने साइकोलॉजी को एक नेचुरल साइंस के फॉर्म में समझा, एंड देन फिर हमने साइकोलॉजी को सोशल साइंस के फॉर्म में समझा। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट डाल के ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है मेरी वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।